देखने को मिली, बहुत सारी रैलियां निकाली गई, बहुत सारा समाज में एक संदेश देने का मुहिम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला कुछ रैलियों में जिसका काम केवल दिखावा था, ना कि मुहिम जो उसका संदेश था उसे देना था। एक रैली निकली हुई थी, कार रैली, और रैली के अंदर में बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए थे, पॉल्यूशन से बचाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, और वहां पर प्रदेश को स्वच्छ बनाएं। और सबसे ज्यादा गंदगी वही लोग फैला रहे थे, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम उसी रैली की वजह से हो रहा था, और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और ट्रैफिक के नियम वहीं पर टूट रहे थे। तो इस प्रकार की बातें दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचा जाती हैं कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। मस्तक पर दस्तक देने की जरूरत है। जो भी करें फुल कॉन्शियसनेस के साथ करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो केवल दिखावा मात्र हो गया है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग, किसी भी प्रकार का संदेश, किसी भी प्रकार की कॉन्शियसनेस नहीं बची है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मस्तक पर दस्तक तो देना ही पड़ेगा जब इस तरह की हम देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यूथ उस पे आगे नहीं आ रहा है। और पुराने जमाने में गाना भी बजता था कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो लोग थे सर, एक उम्र गुजर चुकी है, और अब जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हीं को ये संदेश देना है। तो जब हम माता पिता ही और हमारे जो पेरेंट्स है, जो भी यूथ है, अगर वही संदेश को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के सामने से ये तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। चलिए, फिलहाल बात करेंगे। आप हमेशा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, स्पिरिचुअलिटी को एक साथ में जोड़ करके बात करते हैं। आप बात करते हैं एनर्जी की। 15 अगस्त में जो एनर्जी आना चाहिए थी, जो एनर्जी दिखना चाहिए था, जो उत्साह दिखना चाहिए था यूथ में, वो नजर नहीं आता है। सब जैसे मैंने कहा कि जिन्हें मोहल्ले के लोग नालायक कहते थे, वो 15 अगस्त में लायक नजर आए, मगर जिन्हें लायक कहा गया वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या कहें, लोगों की सोच बदली है। लोगों के अंदर में वो ऊर्जा, वो उत्साह कम क्यों होता चला जा रहा है डॉक्टर? कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलके आते हैं और आपको लगता है कि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गए, वहां जाके एनर्जी ड्रेन हो गई। हम्म। दूसरी तरफ आप देखिए कि वो जो देशभक्त सैनिक जब युद्ध में लड़ रहा होता है, तो उसके अंदर वो कई गुना ज्यादा क्षमता एकदम से कैसे आ जाती है जब सामने दुश्मन गोलियां चला रहा होता है। बिल्कुल। वो एनर्जी कहां से स्पार्क हो जाती है। वो एक साथ 15-15, 20-20 को कैसे हैंडल कर लेता है। वही चीज वो एक नॉर्मल जिंदगी में नहीं कर पाता, लेकिन जब वो युद्ध के मोर्चे पे होता है और सामने या बगल में अपने दोस्त को मरते हुए देखता है, अपने बगल वाले सैनिक को मरते हुए देखता है, कई गुना ज्यादा एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। हम बहुत सारी चीजों को, वैदिक चीजों को डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं समझ रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि साइंस अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं, यार डॉक्टर अनिल आप स्पिरिचुअल हो गए हो। तो मैं कहता हूं कि क्या आपके पास स्पिरिट नहीं है क्या? आप स्पिरिचुअल नहीं हो क्या? भाई जिसके पास एक स्पिरिट है, जिसके पास एक सोल है, वो स्पिरिचुअल है। हम्म। आप ये कहिए कि मैंने उस स्पिरिट को मार के रखा हुआ है, फिर तो आप मैं हम्म। मानूंगा कि मैंने अपनी स्पिरिट को जिंदा रखा है तो मैं स्पिरिचुअल हूं, और जिन्होंने अपनी स्पिरिट को मान दिया वो स्पिरिचुअल नहीं है। हम्म। तो ये नहीं कह सकते कि मैं ही अकेला स्पिरिचुअल हूं। हम सब स्पिरिचुअल हैं। लेकिन समझना यह है कि जो स्पिरिचुअल बातें हैं, जैसे ही कोई आपको कहे पांडे जी आप स्पिरिचुअल हैं, तो हमें कई बार लगना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये तो एक डाउनग्रेड वाली चीजें हो गई। नहीं, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक वे में समझने की जरूरत है। जो ये एनर्जी की बात कही मैंने, इस एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी के अंदर कहा गया है लाइफ फोर्स एनर्जी। वैदिक विज्ञान में इसे कहा गया है प्राणा। चाइनीज मेडिसिन में इसे कहा गया है ची। जैपनीज और जर्मन लोग कहते हैं की। स्पेनिश लोग कहते हैं रूह। मेडिकल और एनर्जी मेडिसिन के फील्ड में इसे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में इसे स्पिरिचुअल करंट कहा जाता है। ये अलग अलग नाम हैं इस लाइफ फोर्स एनर्जी के, जो आप डेली बेसिस पे फील करते हैं।
एक्चुअल में आज मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक वे में मैं आपको क्वांटम नॉलेज दे रहा हूं, क्वांटम विजडम के साथ जोड़ रहा हूं, वैदिक विजडम के साथ, क्वांटम फिजिक्स के साथ। हम्म। फिजिकल साइंसेस या मेडिकल साइंस कहती है हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल हैं, टिश्यू हैं, और इनकी हेल्थ पे हमें ध्यान देना है। हम्म। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन, राइट ना। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि हमारे अंदर अदृश्य फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हुए हैं जो दिखाई नहीं देते। हम्म। जैसे हमें ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर के एटम्स दिखाई नहीं दे रहे, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे। इसी प्रकार से ये फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम कह रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, नाड़ियां, वो दिखाई नहीं देते। पूरे शरीर में वैदिक विज्ञान के अकॉर्डिंगली 3,52,006 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, और ये रैंडमली फ्लो कर रही हैं। और इसी के अंदर में रेगुलेटर लगे हुए हैं 114, जिन्हें हम स्पिरिचुअल साइंसेस में चक्र कहते हैं। राइट। अब हमें लगता है कि ये नाड़ी और चक्र ये स्पिरिचुअलिटी के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ के स्पिरिचुअल दुनिया में जाना चाह रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड, ये हमारे वजूद का हिस्सा है, ये हमारी फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है, और इसको अगर हम जान लें तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हम जबरदस्त तरीके से धूम मचा सकते हैं। सिंपल दो वर्ड्स के साथ आपके साथ जोड़ रहा हूं पांडे जी। पहला है अनबैलेंस्ड लाइफ फोर्स एनर्जी। ये जो नाड़ी और चक्र है, इसमें क्या फ्लो करती है? लाइफ फोर्स एनर्जी। एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, और ये करंट अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहला, हमें डल फील होगा, हमें लगेगा कि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो डाउन है, मन एकदम से खुश नहीं रहेगा, हैप्पीनेस लेवल कम हो जाएगा, और लेजीनेस आनी शुरू हो जाएगी। फिजिकल बॉडी के लेवल पर आपको लेजी लेजी ऐसा लगेगा, कि लूज लूज सा लगेगा, सब कुछ शिथिल शिथिल सा लगेगा। दूसरी तरफ माइंड के लेवल पर आपके जो थॉट्स हैं उनका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, यानी एक अच्छी थॉट्स नहीं आएंगी। आप कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे, कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तीसरे लेवल पर छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि इंडाइजेशन, इंसोम्निया, या बॉडी पेन, मसल पेन। ये जो छोटे छोटे इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इम्बैलेंस होगी। फोर्थ लेवल पर होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी डल हो जाएगी, और इसका पता कैसे चलेगा? आप अंदर से महसूस करेंगे कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा, आपके दोस्त या जो लोग ऐसे जो आपको लगातार मिलते थे, वो आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डल हो गई है, ऑरा थोड़ा डल हो गया है। और कई बार आपके दोस्त लोग हमको कहते भी है ना, जब हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, या तो वो एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देता है या एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार पहले जैसे नहीं रहे तुम। यानी या तो उसे महसूस होता है कि आप बहुत कुछ बदल गए हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपका ऑरा जबरदस्त हो गया, या दूसरी तरफ वो कहता है कि पहले तुम इतने जबरदस्त थे लेकिन अभी डल हो गए। ये जो चेंज दिखाई दे रहा है ये है पर्सनैलिटी के लेवल पर। और पांचवा होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो गोल्स, वो चीजें आपकी तरफ नहीं आ पाती हैं। आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आखिरी आखिरी में सारा काम बिगड़ जाता। ये है लाइफ फोर्स एनर्जी का सीक्रेट। जब बैलेंस होती है लाइफ फोर्स एनर्जी, तो आपकी फिजिकल स्टेमिना जबरदस्त होता है, वाइटलिटी जबरदस्त होती है, किसी भी काम को बिना थके करने की कैपेसिटी जबरदस्त होती है, मेंटल क्लैरिटी जबरदस्त होती है, मेंटल मोटिवेशन जबरदस्त होता है, अच्छी अच्छी थॉट्स आती हैं, डिसीजन मेकिंग जबरदस्त होता है, और आपके जो ऑरा होता है उसके अंदर जबरदस्त चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आ जाती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लास्ट में आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो आप चाह रहे होते हैं, वो सारी चीजें आपके आसपास होनी शुरू हो जाती हैं। ये बातें आपको फिलोसॉफिकल लग रही होंगी, लेकिन मैं आज इसका प्रूफ देके दिखाऊंगा आपको कि ये क्या चीज है,
ये नाड़ी और चक्र होते क्या हैं और समझना कैसे है इसे मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए भी, स्पिरिचुअल दुनिया के लिए भी। पहली बात यह है कि ये लाइफ फोर्स एनर्जी बहती कहाँ है, कहाँ फ्लो करती है, यह है नाड़ी और चक्र। नाड़ी और चक्र को मेडिकल साइंस नहीं मानती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में बोगन हेम सिस्टम, उसका डिस्कवरी हुआ है। जरा देखते हैं वो क्या सिस्टम है और क्या कहता है नाड़ियों के बारे में। Circulatory system known as the Bong. The Bonghand ये आप देख circulatory पा रहे as हैं? an extension हाँ of meridians. The elucidation of the mechanisms involved in the therapeutic efforts of acupuncture within the concepts and terminology of modern science has been the focus of some studies and contemporary research. Recent research shows that a new type of circulatory system, known as the Bonghand system, may have some correspondence with the meridians of classical acupuncture. According to Kwang Sup So, 2004, in an article, Bonghand Duct and Acupuncture Meridian, the optical channel of biophoton. In the early 1960s in North Korea, Bonghan Kim discovered a new system of anatomy and histology, a network different from the nervous system, vascular vessels, and lymphatic channel, which is regarded as the physical form of the meridians. He studied the system in great detail to find the Bonghan corpuscle, the structure of acupoints, and a Bonghan duct, a tubular structure that connects the Bonghan corpuscles. Kim used a stain technique to trace the Bonghan networks and found that they indeed include a whole meridian system. Furthermore, the network is distributed deeply inside the body and over the surface of major organs. Due to their transparency and small size, the intervascular Bonghan ducts cannot be observed by a magnifying lens or light microscope. However, observation is possible through a fluorescence microscope, where the sample is stained with acridine orange using a specific method. The researchers found that the meridians are not stuck to the skin, but are a system of conductors where liquid flows. This liquid is used to form the stem cells. These tubular meridian systems appear to be divided into a surface system and another deeper system which is divided into several subsystems. The first of these systems is named the internal duct system and is able to float within the vascular and lymphatic vessels. Kim has also found ducts along the surface of the internal organs which appear to form an independent network and another network which extends along the outer surface of the walls of the blood vessels and lymphatics. The duct terminals can reach the cell nucleus. These surveys reveal that the ducts may correspond histologically and anatomically to the meridians of the vital body. These ducts have quantum features that are being investigated by contemporary science, revealing a complex organic network involving matter, energy, and information. ये जो वीडियो लिया गया था ये क्वांटम यूनिवर्सिटीज की तरफ से लिया गया था। हम उनका धन्यवाद देते हैं इस प्रकार के वीडियोस उनके द्वारा बनाए जाने के लिए, ताकि हम ये समझ सकें कि बॉगहेन सिस्टम एक नया सिस्टम है जो आर्टरीज, वेन या नर्व्स या लिम्फेटिक वेसल के बियॉन्ड है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक्यू प्रेशर और एक्यू पंचर का कॉन्सेप्ट था उसको प्रूव करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये बोगहेन सिस्टम ये भी प्रूव करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी डिस्कवरीज बाकी हैं जिनके ऊपर, और जो नाड़ी और चक्रों के कॉरस्पॉन्डिंग हैं। यानी मेडिकल साइंस जिन चीजों की बात कर रहा है वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें और समझने की जरूरत है। जो हम वैदिक सिस्टम में नाड़ी और चक्र कह रहे हैं वो एक्चुअल में एक फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह इनविजिबल नाड़ी वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी में बिछे हुए हैं, ट्यूब्स, और इन्हीं में वो लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। और रेगुलेटर है चक्र। अभी देखिए एक रेनबो बॉडी कि हमारा जो ऑरा होता है वो कैसे बनता है इन नाड़ी और चक्रों की लाइफ फोर्स एनर्जी के बैलेंस और इम्बैलेंस होने से। Processes. These light particles are known as biophotons and can present different frequencies and colors. Is this photonic body of quantum biology what the Buddhists and Margaret de Sereni call the rainbow body? The rainbow body of the Dzogchen tradition, meaning the great perfection of Tibetan Buddhism, seems to have some similarities to the quantum body formed by the biophotons of quantum biology. In the class on Taoist medicine, Dr. Paul Druin states that the quantum vital body is a rainbow body. According to him, this subtle body is formed by the meridians of acupuncture and colorful waves with different vibrational densities. This shimmering body changes its colors and is singing according to one's mental and emotional state.
Dr. Paul points out that the sound is associated with the yin polarity of vital body, whereas the yang polarity is associated with the light. The vital body, therefore, has a dual nature, sound and light. This statement points to the possibility of an acoustic version of the vital body, the existence of a sound body formed by photons and sound particles. तो हमारे चारों तरफ एक रेनबो बॉडी है। रेनबो बॉडी मतलब हमारा बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे वैदिक विज्ञान में इसे ऑरा कहा गया, आभा मंडल कहा गया है। यानी आपका एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो आपके चारों तरफ होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है। इसी के अंदर में नाड़ी और चक्र हैं जिसमें लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है। अब ये लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस है या इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ही आपका ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस है, यानी आपकी लाइफ में क्या होगा। लाइफ फोर्स का मतलब है फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है वो लाइफ फोर्स एनर्जी के द्वारा ही घटित हो रहा है। इसे ही वैदिक विज्ञान में नाड़ियों के प्राण के विज्ञान को समझाया गया, नाड़ियों के विज्ञान को समझाया गया, मेडिटेशन के विज्ञान को समझाया गया, हिप्नोसिस के विज्ञान को समझाया गया। लेकिन आज मॉडर्न साइंस में इसे हमें प्रैक्टिकल वे में समझना होगा। एक डे टू डे लाइफ में हम वैदिक विज्ञान को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो मैंने जो दोनों वीडियो दिखाई ये क्वांटम यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर वर्क हो रहा है हमारे वैदिक विज्ञान को मॉडर्न वे में समझने का। सोच के देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे वैदिक विज्ञान पर रिसर्च करके इस प्रकार की बातें लेकर आ रहा है। और एक हम हैं जो हम अपने ही वैदिक विज्ञान को नहीं मान रहे हैं। अब समय आ गया है अपने वैदिक विज्ञान को नए तरीके से, नए मॉडर्न तरीके से लेकर जाने का। और यही एक आने वाले समय की धूम होगा। आने वाले समय में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी वैदिक विज्ञान को मॉडर्न वे में यूज करेगा और अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस कर अपनी लाइफ को एक सुकून में बनाएगा। एक एज था टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का। ग्रीन क्रांति आई, पहले हरित क्रांति आई, फिर श्वेत क्रांति आई, फिर टेक्नोलॉजी की क्रांति आई। अब क्रांति आएगी वैदिक विज्ञान की, क्योंकि ये नीड है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो रही है। किन कारणों से? कई कारण हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस और अनहेल्दी इन्वायरमेंट। ये कई कारण हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। अब ऐसे में हमें वापस वैदिक विज्ञान को समझने की जरूरत है, क्वांटम फिजिक्स की मदद से मॉडर्न साइंसेस के साथ जोड़कर। पुरानी बातों को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये उस समय कही गई थी कि हमें रूढ़िवादी बातों को छोड़ना है और एक नई सोच के साथ देश को आगे लेकर जाना है। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज बढ़ते जा रहा है। लाइफस्टाइल खराब है, लाइफ फिलॉसफी गड़बड़ है, स्ट्रेस आ रहा है और जीवन में सुकून शांति छिनते जा रहा है। तो ऐसे में वैदिक विज्ञान ही हमें फिर से रास्ता दिखा सकता है। लेकिन वैदिक विज्ञान को नए तरीके से लाना होगा, मॉडर्न तरीके से, ताकि हम उसे केवल बातें ही बातें ना करें, उसे सीख के समझ के डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करें और इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को एक शानदार तरीके से जी सके। एक औसम शानदार लाइफ चाहिए तो लाइफ फोर्स एनर्जी को ठीक रखना होगा। ये लाइफ फोर्स एनर्जी फील तो हम डेली करते हैं, लेकिन फील करने से नहीं होगा। जैसे हम एटम की बात करते हैं, लेकिन एटम को पढ़ना पड़ा ना हमें, और पढ़ने के बाद हमने उसके पूरी एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, फिर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़े, बॉटनी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, और आज पढ़कर उस मेडिकल साइंस की मदद से बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी को समझा तो आज हम चांद पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमें वैदिक विज्ञान को समझकर हमारे अंदर की साइंस को भी समझना है। वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो भी एक साइंस है, नाड़ियों का विज्ञान। हम उसे नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते वो पुरानी बातें हैं। स्कूल में भी प्रिंसिपल कहते थे अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, आप हायर क्लास में पहुंच गए हो, 10th 12th में पहुंच गए और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है इंग्लिश में, तो बैक टू बेसिक जाइए। अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट में बड़ी बड़ी थ्योरीज में गड़बड़ कर रहे हैं तो बैक टू बेसिक जाइए। तो इसी प्रकार से आज हम लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ कर रहे हैं, सब चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है। डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, ये बता रहे हैं कि जिस जिंदगी की तरफ हम चल रहे हैं, जिस भागदौड़ में हम जी रहे हैं, वहां पर हमें दोबारा समझने की जरूरत है कि गड़बड़ कहां हुई। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है और वो गड़बड़ को ढूंढने के लिए बैक टू बेसिक जाना होगा।
फिर कुछ वीडियोस के साथ आपको जोड़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ सके मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, लाइफ फोर्स एनर्जी और ये एनर्जी ट्यूब्स और एनर्जी चैनल्स, वैदिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स के साथ। These fields are not देखेंगे classical and पांडे have a जी। scalar कहाँ पे लाया nature, गया ये वीडियो informative आपके field. सामने फिर रन हो The रहा है। scalar nature is देखिए, related छोड़िए to the वीडियो को। informative aspect. The chakras of Vedic literature can be torsion fields capable of receiving and processing information from the most subtle fields. They are whirling vortices of subtle energy involved with the flow of higher energies into the cellular structures of the physical body, true energy transformers. According to the subtle physiology of Hindu philosophy, these energies flow through the nadis, 72,000 in all. The energy channels nourishing the nervous system, brain, spinal cord, and peripheral nerves. Anatomically, the chakras are associated with the nerve plexus and endocrine glands, transforming the energies of the higher dimensions into glandular hormonal production that influences the physiological and organic processes. The more subtle information, therefore, is transformed into chemicals by the glands as they are influenced by the scalar waves produced by the chakras. Each of the chakras is related to certain physical processes, organs, and psycho-emotional processes. The first has energetic relationships with the kidneys, large intestines, bladder, adrenal, and catabolic processes. The second is associated with the ovaries, prostate, uterus, and reproduction. The third has energetic relationships with stomach, spleen, pancreas, liver, gallbladder, small intestine, and anabolic processes. The fourth is associated with the thymus gland, immunity, and the heart. The fifth has energetic relationships with the lungs, throat, thyroid, and speech organs. The sixth is associated with pituitary, eyes, and middle of the brain. The latter has energetic relationships with the pineal and cerebral neocortex. Regarding the emotional and psychic aspects, the first chakra is linked to selfishness, competitiveness, and orientation toward survival. The second is linked to fear, sexual instinct, lust, and love. The third is linked to pride, anger, indignity, and resentment. The fourth is linked to universal love, feeling of loss, hurt, and jealousy. The fifth is linked to freedom of expression and frustration. The sixth is linked to mental clarity as well as cognitive confusion. The latter is linked to spiritual satisfaction and inner fulfillment, but also to spiritual despair and depression. Understanding the multidimensional nature of the human being, coupled with the application of new therapeutic modalities based on the use of subtle energies, will allow the adoption of more natural, less traumatic, non-toxic, and more efficient healing methods. Knowledge of how these energetic and informative fields interact within subtle anatomy and physiology is an essential prerequisite for the development of more effective and profound clinical and therapeutic strategies. तो पांडे जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर समझने की जरूरत है। फिजिकल बॉडी के अंदर में आर्टरी, वेन, नर्वस सिस्टम मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से समझ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम ये एनर्जेटिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ जाएं और दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो बहुत सारी डिजीजेस को प्रिवेंशन के लेवल पर ही रोका जा सकता है, और जो आ चुकी हैं उन्हें मेडिकल साइंस और वैदिक विज्ञान के दोनों की मदद से जोड़कर रिवर्स किया जा सकता है। ये जो चक्र हैं ये हमारे साइको फिजियोलॉजिकल सेंटर हैं। साइको मतलब एक तरफ ये इमोशन से डील करते हैं, एक तरफ हमारी फिजियोलॉजी से। एक तरफ चक्र ग्लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, एक तरफ नर्वस सिस्टम के साथ, एक तरफ माइंड के साथ। तो साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी जो कहता था कि माइंड से इमोशंस, माइंड से नर्वस सिस्टम, माइंड से इम्यून सिस्टम, माइंड से एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, ये नाड़ी विज्ञान है, ये भी तो यही कह रहा है। समझने की जरूरत है इन्हें और डीप लेवल पर जाकर। और अब ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। बायोफील्ड व्यूअर, बायोफील्ड रीडर, जीडीवी बायोवेल जो हमारे पॉजिटिव हेल्थ जोन में है। और मैं एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा हूं जहां मेडिकल साइंस की भी बहुत जरूरत है। मेडिकल साइंस को इन वैदिक विज्ञान के साथ जोड़ना है, जोड़कर समझना है। अलग अलग लड़ना नहीं है कि मेरा विज्ञान सबसे अच्छा। हमें सॉल्यूशन चाहिए, ना कि हमें यह दिखाना है कि मेरी साइंस तुम्हारी साइंस से ज्यादा बड़ी। हमें चाहिए सॉल्यूशन। पूरा मानवता, पूरा विश्व आज बीमारियों से लड़ रहा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम से। तो हमें कंपटीशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितनी बीमारियां, जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं ना, ऐसे में हमें कई साइंसेस को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल की जरूरत है।
और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, और एक ये होलिस्टिक मेडिसिन में भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, पीएचडी किया वैदिक विज्ञान में। और पर्सनल पढ़ने के साथ साथ मैंने खुद एक्सपीरियंसेस किया इन चीजों का। जिस दिन मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होती है, उस दिन अच्छे थॉट्स नहीं आते, उस दिन बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती। लेकिन जिस दिन मेरा सुबह वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, होलिस्टिक वर्कआउट जिसमें माइंड ब्रेन बॉडी सोल का वर्कआउट होता है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो होता है, उस दिन नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए विचार आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, और आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। तो पांडे जी, इस हफ्ते इसी पर बात होगी, ये क्या है लाइफ फोर्स एनर्जी, क्यों जरूरत है वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर पढ़ने की। बिल्कुल। आह, ये कोई किसी एक की बात नहीं है जो डॉक्टर अनिल ने भी कहा, वो ये सबके साथ गुजरता है, और कई लोगों के साथ तो हमेशा गुजरता होगा कि वो एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, उनका चेहरा डल सा रहता है, उनका चेहरा ही क्या पूरा शरीर डल सा रहता है, वो ग्लो की तलाश करते हैं, और न जाने कितने सैलून और कितने ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाते हैं, बट कभी अंदर झांक के नहीं देखा। एक पानी का छींटा पड़ने से वो सारा धुल जाता है, फिर आप डल हो जाते हैं। मगर हाँ, वे लोग जो लोग होलिस्टिक का सहारा लेते हैं, जो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बेहतर करते हैं, उनके चेहरे हमेशा एक ग्लो दिखाई देता है, वो दूर से ही आकर्षित और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी को आप देख सकते हैं। कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। मैं दावा करता हूं कि जितने समय तक वो प्राचीर पे खड़े भाषण दे रहे थे, किसी की भी नजरें उनकी आंखों की से हट नहीं रही थी। ये उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी का कमाल है दोस्तों। चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, तो जितने भी ऊपर बैठे हस्ती हैं, आप अपने मिलियन स्टार अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप स्पोर्ट्समैन विराट कोहली को देख लीजिए, ये इनकी लाइफ फोर्स एनर्जी है। ये अगर बिना क्रीम पाउडर के भी सामने खड़े आते हैं तो भी आप उनको घंटों निहारते हो। ऐसे बहुत से, पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका अगर बिना क्रीम पाउडर के आ जाए तो आप उनसे इम्प्रेस ही नहीं हो पाते। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो वो एक जुबान बोलते हैं और कुछ चंद शब्दों को बोलते हैं, और आप दिन भर उन शब्दों को कैरी किए घूमते हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे भाषण देते हैं, और फिर भी आपको जिंदगी में कभी भी उनकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। अंतर क्या था? शब्द वही थे जो उसने कहा और जो इसने कहा, फिर भी किसी की बातें आप हमेशा के लिए बांध लेते हो, वही बात तो दूसरे ने कहा, उस पर आपको फर्क नहीं पड़ता। ये थी लाइफ फोर्स एनर्जी का कमाल।